countryside, the company became the दीवान। कंपनी जो थी उसे दीवानी राइट्स मिल गए थे और वो दीवान बन गई थी। ये आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे कब क्या हुआ। ऑन 12 अगस्त 1765 जो मुगल एम्परर था, जो मुगल शासक था, उसने अपॉइंट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए दीवान ऑफ बंगाल। बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था मुगल एम्परर ने ऑन 12 अगस्त 1765 को। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। किसने? मुगल एम्परर ने। किसको दीवान घोषित कर दिया था? द ईस्ट इंडिया कंपनी को। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव स्टैंड। जो ये हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में हुआ था विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस वाज एज विटनेस। कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियंस इसमें विटनेस रहे थे, गवाह रहे थे। बट इन द पेंटिंग अबाउ, ये जो पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, द इवेंट इज शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेशन। इस पेंटिंग में ऐसा दिखाया जा रहा है कि कितना जादुई कुछ यहाँ पे चल रहा है, बड़ा ही अच्छा सा कुछ बड़ा सा इवेंट चल रहा है। टेकिंग प्लेस इन ए ग्रांड सेटिंग, एक कोई बड़ी सी सेटिंग वहाँ पे हो रही है, कुछ बड़ा सा काम हो रहा है। द पेंटर वॉज कमीशन बाई क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव लाइफ। ये जो पेंटर है जिसने पेंटिंग बनाई है, इसको क्लाइव ने कमीशन किया था, रखा था, ताकि उसका जो मेमोरेबल इवेंट है क्लाइव की लाइफ का, उसको रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ये जो दीवानी ग्रांट है, ये ब्रिटिशर्स की इमेजिनेशन में ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट रहा था। एक्चुअली ये दिख भी रहा है तुम्हें इस पेंटिंग से। पर्टिकुलर इस पेंटिंग को इसी पर्पज से ड्रॉ किया गया है कि दिखाया जा सके कि हमने कितना बड़ा कुछ हासिल कर लिया है। तो ये दीवानी हासिल करना कितनी बड़ी चीज थी। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। दीवान एज ए दीवान जो कंपनी थी वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी उस टेरिटरी का जो उसके अंडर में थी। Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. अब कंपनी को सोचना था कि उसे जमीन को कैसे एडमिनिस्टर करना है या कंट्रोल करना है, और उसका जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है कि रेवेन्यू जो जनरेट होता है, यानी टैक्सेस वगैरह लेने का काम। दीवान का मतलब क्या था कि जो टैक्सेस वगैरह का कलेक्शन है वो कंपनी करेगी, और लैंड का किस तरीके से, मतलब कितना पार्ट टैक्सेस रखा जाएगा, किसको कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, ये सब कंपनी एडमिनिस्टर करेगी। सो दिस हैड टू बी डन इन ए वे दैट could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. ये इस तरीके से किया गया कि जो कंपनी के अपने खर्चे हैं ना, बढ़ते हुए खर्चे, उनको पूरा करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जितना वो लगा सकते थे वो कोशिश कर रहे थे। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. जो कोई भी बिजनेस वाली जो कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनी है, जो व्यापार कर रही है, वो ये भी सोचेगी ना कि जो उसको प्रोडक्ट खरीदना है वो उस खर्चे से खरीद पाए और वो सेल भी कर पाए अपने प्रोडक्ट को, है ना। वो खरीदना और सेल करना दोनों के बारे में सोचेगी। ओवर द ईयर्स कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम प्रोशंस। टाइम के साथ साथ कंपनी ने सीखा कि उसे कुछ चीज़ों का कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। बीइंग एन एलियन पावर, बेटा एलियन का मतलब ये नहीं कि दूसरी दुनिया से आए हैं। इंडिया के लिए जो बाहर के विदेशी होंगे वो भी एलियन होंगे, ठीक है। तो एक एलियन पावर होने के बावजूद इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री। अब उन्हें जो पुराने टाइम में कंट्री में रूल कर रहे थे उन्हें भी दबाना था, उनको भी शांत करना था, क्योंकि वो बाहर। आप मुझे बताओ, आपके घर में आपकी चलती हो, अचानक से बाहर से कोई बंदा आके अपनी चलाना शुरू कर दे, आपको झेल पाओगे नहीं ना, तो उन्हें उन सबको भी दबाना था। एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, अपनी वैल्यू भी बना के रखनी थी, अथॉरिटीज को भी एंजॉय करना था। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड, जिनके पास में लोकल पावर हो, जैसे गांव के मुखिया या एंड ऑल, ये सब जो लोकल पावर्स थी उनको भी कंट्रोल करना था। बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन वो उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते थे। यू मे गो देयर एंड आस्क, मैं समझा दूं कह रहा हूं, जाओ वहाँ पे तो पूछो बगैर बोले। मैं समझा रहा हूं। How was
this to be done? ये कैसे हो पाता? In this chapter we will see how the company came to colonize the countryside. इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि देश को, जो हमारा countryside है, उसको कैसे colonize कर लिया, उसको कैसे गुलाम बना लिया. Organize revenue resources, कैसे उसने revenue resources को organize किया. Redefine the rights of people, लोगों के अधिकारों को कैसे redefine किया. Produce the crops इट वांटेड, जो भी फसल वो उगाना चाहती थी वो कैसे प्रोड्यूस कराई उसने. रेवेन्यू फॉर द कंपनी, का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे कंपनी के लिए. कैसे? द कंपनी हैड बिकम द दीवान, अब जो कंपनी थी वो दीवान बन गई थी. बट इट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर, वो दीवान तो बन गई थी लेकिन कंपनी का मकसद ना किसी की भलाई में नहीं था. कंपनी सिर्फ अपना बिजनेस करना चाह रही थी. तो प्राइमरली वो एज ए ट्रेडर हम उसको देख सकते हैं. It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment. ये एक बड़े तौर पे रेवेन्यू बनाना चाहती थी, इनकम करना चाहती थी, लेकिन वो एक प्रॉपर रेगुलर असेसमेंट सिस्टम सेटअप नहीं करना चाहती थी. जैसे मैंने कहा, लोगों की वेलफेयर, उनका मैनेजमेंट सही, उस पर ध्यान नहीं था. उनका काम सिर्फ पैसे कमाने पे था एंड कलेक्शन चाहती थी बस. So the effort was to increase the revenue as much as it could. उसने जितने भी एफर्ट्स लगाए वो सिर्फ रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए थे कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, जितना ज़्यादा वो पैसा वहाँ से कलेक्ट कर सके, उसके लिए एफर्ट्स थे. एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल, अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क जितना पॉसिबल हो सके सस्ता खरीद ले, इस पे उसका ध्यान था बस. यानी बिजनेस ओरिएंटेड थी बस, वो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाह रही थी. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. जो 5 साल के अंदर जो गुड्स की वैल्यू थी वो डबल हो गई थी. Before 1765, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. 17 देखो, जब तक दीवानी राइट्स नहीं मिले थे, जब वो लोगों से गुड्स खरीदती थी, यानी जैसे सिल्क खरीद रही है, कॉटन खरीद रही है, तो किसके बदले खरीदती है? बेटा आपका रुपया तो वहाँ चलता नहीं है ब्रिटेन में, वो वहाँ से और वहाँ का आपके यहाँ नहीं चलता. ठीक है, तो क्या चीज़ थी जिसके बदले खरीदती? तो गोल्ड या सिल्वर रख देती थी लोगों को, उसके बदले खरीदती थी. क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो हमारे यहाँ भी चल रहा है ना, उतना ही महंगा हमारे यहाँ भी है, तो वो गोल्ड और सिल्वर के बदले खरीदती थी बिफोर 1765. नाउ जब उसको दीवानी राइट्स मिल गए, द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. अब उसने लोगों से ही तो टैक्स के फॉर्म में पैसा लिया और उन्हीं लोगों को चीजें खरीदने के लिए वही पैसा वापस दे दिया. अब वो गोल्ड और सिल्वर लाना उसने बंद कर दिया. समझ गए? यहाँ से पहले लोगों से टैक्स कलेक्ट किया, उसी टैक्स से उसने सस्ते दामों पे कॉटन और सिल्क या जो भी प्रोडक्ट्स लेना है वो लिया. अब वही महंगे दामों पे ले जाके बाहर में बेच रहे. तो एक तरीके से आपका जो पैसा है वो खजाना खाली होता जा रहा है ना. बाहर से तो कुछ नहीं आया, आप आए यहीं पे जनरेट किया, यहीं पे लिया और यहाँ से लेके बाहर चले गए, बस दैट्स इट. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. बहुत धीरे जल्दी से ये क्लियर हो गया कि जो बंगाल इकोनॉमी है वो बहुत ही क्राइसिस से गुजर रही है. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. जो आर्टिजन्स थे, अब देखो सबकी हालत खराब हो रही है क्योंकि कंपनी जितना कम से कम प्राइस हो सके उस पर चीज़ें खरीदना चाहती है और उन सबको फोर्स भी किया जा रहा है कंपनी की तरफ से लो प्राइसेस पे चीज़ें बेचने के लिए. Peasants were unable to pay the dues. अब किसान है वो बेचारे किसी से उन्होंने लोन ले लिया, वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं. That were being demanded from them, जो उनसे डिमांड की गई है, मतलब उनसे जितना लोन के बदले इंटरेस्ट लिया मांगा जा रहा है वो इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे, जो भी ड्यूज है अपने नहीं चुका पा रहे हैं. आर्टिजनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, जो आर्टिजनल प्रोडक्शन है वो भी खत्म हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है. एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स. अब जो यहाँ एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, क्योंकि देखो खेती कौन करेगा? किसान करेंगे. किसानों ने सपोज करो फसल उगाने के लिए पैसा ले लिया, फसल से उन्हें टैक्स भी लगाना है और जो जिससे पैसा लिया था उसका लोन इंटरेस्ट भी, मतलब लोन का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, वो चुका पा नहीं रहे हैं, तो अगली फसल के लिए पैसा लेने की हिम्मत होगी, तो वो सब भी हो रहा है. यानी एग्रीकल्चर भी कोलैप्स हो रहा है यहाँ पे. देन इन 1770 यानी 5 सालों के अंदर एक टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल. एक बहुत ही टेरिबल भूखमरी आई थी
जिसमें 10 मिलियन लोग बंगाल में मारे गए थे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, मिट गई पूरी की पूरी, भूख से मर गई थी। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ये हम कल कराए यहाँ पे आज के लिए लगाते हैं ना। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल। ये जो पिक्चर आपकी दिखाई गई है इसमें ये है रॉबर्ट क्लाइव, ये है मुगल एम्परर, ये इसको दीवानी ऑफ बंगाल दे रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिहार फ्रॉम द मुगल एम्परर इन 1765। यहाँ पे है वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly markets। हमारे यहाँ बुधवार मार्केट लगती है तो वैसी मार्केट में आते हैं to sell their goods, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, and buy what they needed, वो खरीदना चाहते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। These markets were badly affected during times of economic crisis। इन मार्केट्स में खरीदार भी नहीं बचे हैं क्योंकि जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके पास तो पैसा ही नहीं बचा ना,